हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज की क्लास। और आज होगा यूनिट नंबर 6 का पार्ट नंबर आपका 3rd, है ना। इसके पहले इसका 2 पार्ट आप सभी का कंप्लीट करा दिया गया है यूनिट नंबर 6 का। आज इसका हम लोग तीसरा पार्ट देखने वाले हैं और आज इसका लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद एक क्लास और होगा यूनिट नंबर 6 का, जिसमें हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन आंसर निचोड़ करने वाले हैं। लगभग 60-70 क्वेश्चन हम बनाए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, तो अगले क्लास में उसको हम करेंगे। आज हम इसका पार्ट 3rd देख लेते हैं, सब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग एनसीटी के बारे में जानेंगे, सीबीएसई के बारे में जानेंगे, है ना, एनआईपीईपीए के बारे में जानेंगे, है ना। तो बहुत सारे कुछ जो संस्थाएं हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप लोग वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और हमारे यहाँ देखिए अभी प्रधान शिक्षक की न्यू बैच भी शुरू होगी। अभी तो पुराने वाली बैच चल रही है, न्यू बैच आपकी 1 अप्रैल 2024 से शुरुआत होने वाली है। तो आप लोग इसमें सभी लोग जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। अभी मात्र इसमें चार्ज 399 है, अभी ऑफर है, तो आप इसमें जुड़ जाइएगा। 9 बजे से डेली क्लास हो रही है और इसमें अभी आप जुड़ते हैं तो पीछे वाली क्लास भी अभी जो हो रही है वो भी मिल जाएगा। और जब शुरुआत से क्लास होगी दोस्तों तो आपको मिलते रहेगा उसमें, ठीक है। इसमें आपको डीएलएड और समान अध्ययन दोनों की क्लास होगी। जो हमारे न्यू टीचर इसमें जुड़ेंगे तो मात्र उनको 399 चार्ज लगेगा। जो हमारे पुराने शिक्षक अगर नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उनको मात्र 201 पे करना होगा। उसके बाद उनको न्यू ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उनको जो अभी क्लास हो रही है वो भी मिल जाएगी और जो आगे क्लास होगी 1 तारीख से वो भी आपको मिलते रहेगा। ये हमारा फ़ोन नंबर है, गूगल पे है, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप इस पर पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आप हमें स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फिर आपको वहाँ पर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप में अलग ग्रुप है आपका, जो 1 तारीख से शुरुआत हो रही है उसका, और उसी में फिर आपको सारे मटेरियल और वीडियो PDF नोट सभी चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राज्य में शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, बोर्ड, जिसमें हम लोग CRC, BRC, है ना, डाइट के बारे में, NCERT के बारे में, बिहार बोर्ड के बारे में, है ना, जितने भी महत्वपूर्ण बोर्ड हैं सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, है ना। और इसमें बहुत सारा हो गया था। आज हम लोग यहाँ पर NCTE के बारे में दोस्तों जानेंगे। तो चलिए देखते हैं NCTE के बारे में। ये सभी चीज़ें आप लोग को करवा दिया गया था। देखते हैं आगे। NCERT भी कल आप लोग को बता दिया गया था NCERT के बारे में। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों NCTE के बारे में, ठीक है। और भी है कुछ इम्पॉर्टेंट संस्था, जैसे कि CBSE के बारे में देखेंगे, है ना। क्या CBSE से क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, है ना, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फुल फॉर्म आपको बार बार पूछा जाता है। मैं जो भी आता है महत्वपूर्ण पॉइंट तो मैं उसको बार बार आप लोग को बता देता हूँ, उसको आप लोग देखते जरूर रहिएगा। नोट भी कर सकते हैं, अगर नोट कर लेते हैं तो वो सबसे अच्छा है ना। फिर ये पूरा डिटेल वाला वीडियो देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। एक बार उसको नोट कर लीजिए तो फिर आपको सिर्फ अपना नोट्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो कह रहा है कि शिक्षा आयोग 1964-66 के सुझाव के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE की स्थापना मई 1973 में की गई थी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि NCTE की स्थापना कब हुई थी, तो मई 1973 में, याद रखिएगा। और ये भारत सरकार के द्वारा दोस्तों इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है ना। NCTE का फुल फॉर्म ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। 1973 से लेकर के 1993 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए सचिवालय के रूप में कार्य कर रही थी। जी हाँ, तो ये पूछ सकता है आपको, हालांकि ये 1993 तक जो आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद था, है ना, तो वो जो था दोस्तों वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा था, क्योंकि यह संस्था क्या था, असंवैधानिक थी, इसके वजह से। आगे कह रहा है कि वर्ष 1993 में संसद के अधिनियम संख्या 73 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पूर्ण वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
एनसीटी को दोस्तों पूर्ण वैधानिक संस्था के रूप में कब मान्यता मिला था, तो आपको याद रखना है 1993 में आपको, ठीक है, 1993 में दोस्तों इसको वैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दिया गया था। कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है वो संपूर्ण देश में शिक्षा पद्धति का योजनाबद्ध एवं समन्वित विकास तथा शिक्षक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का नियमन एवं अनुरक्षण करना है। इस परिषद ने 1 जुलाई 1995 से विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया है। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जो एनसीटीई है दोस्तों, इन्होंने विधिवत रूप से अपना कार्य को कब प्रारंभ किया, जब इसको वैधानिक दर्जा मिल गया 1993 ईस्वी में, तब 1995 से दोस्तों ये विधिवत रूप से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये आप इसको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। आगे है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए 4 क्षेत्रीय समितियां भी स्थापित की गई है। और ये जो 4 क्षेत्रीय समितियां है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। जो 4 क्षेत्रीय समिति है उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 4 जो क्षेत्रीय समिति है दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले उत्तर क्षेत्रीय समिति, दक्षिण क्षेत्रीय समिति, पूर्वी क्षेत्रीय समिति और पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में इसको बांट दिया गया है एनसीईटी के जो क्षेत्रीय समिति है ना। तो उत्तर में कौन कौन आ जाएगा, जो उत्तरी राज्य होंगे वो आ जाएंगे उत्तर में, जैसे कि हमारा जयपुर है, राजस्थान का जयपुर हो गया आपका, दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और चंडीगढ़, ये आ जाएगा उत्तर क्षेत्रीय समिति में। दक्षिण में आ जाएगा दोस्तों बंगलोर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, है ना। और पूर्व में आ जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो बिहार किस में आ रहा है, तो बिहार आ रहा है पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों, है ना। और पश्चिम में आ जाएगा हमारा भोपाल, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्षेत्रीय जो इसका जो क्षेत्र है उसमें आपको इसको बांटा गया था, क्षेत्रीय समितियां था 4 गो। अब आगे देखना है आखिर की जो परिषद है इसका कार्य क्या है ना। जो हमारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है एनसीटी, इसका कार्य क्या है, क्या काम है इसका। तो बहुत सारे कार्य है, जैसे कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना और प्राप्त परिणामों का प्रकाशित करना। अगला पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा के लिए उपयुक्त योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुशंसा करना। देश में अध्यापक शिक्षा के विकास का समन्वय एवं परिवीक्षण करना। विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में मार्गदर्शित करना कि क्या क्या उनका योग्यता होनी चाहिए। अध्यापन शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण हेतु मानक निर्धारित करना, है ना, कि क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इसमें प्रवेश हेतु पात्रता मानक, उम्मीदवारों की चयन पद्धति, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम विषय वस्तु, पाठ्यचर्या प्रकार भी इसमें सम्मिलित है। विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अध्यापक शिक्षा से संबंधित नए पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु भौतिक एवं आधार संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने, संकाय सदस्यों की संख्या तथा उनकी योग्यता आदि का निर्धारण करना। मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों से संबंधित मार्गनिर्देश तैयार करना। अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नव प्रवर्तन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनके परिणामों का प्रसार करना। ये सभी क्या है, तो कार्य है दोस्तों एनसीटी का। परिषद द्वारा निर्धारित मानकों, मार्ग निर्देशों तथा स्तरों की समय समय पर जांच एवं समीक्षा करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त सलाह देना। तो ये सारे कार्य आपको दिया गया है, बहुत सारे कार्य और भी हैं, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। अब इसमें जो पॉइंट है अगला दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्य रूप से कार्य ध्यान में रखना है कि आखिर इनका कार्य क्या है। और अध्यापक शिक्षा के मानक का भी निर्धारण करना इसका कार्य है, उसका संरक्षण करना ये भी कार्य है। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में फैकल्टी की भर्ती करना ये भी एनसीटीई का कार्य होता है।
ठीक है। तो बहुत सारे कार्य है एनसीटीई का, ये कार्य आपको ध्यान रखना है, कब इसकी स्थापना हुई थी, कब इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, इसके कौन कौन क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय समिति है, बस इतना ही सारा चीज आपको ध्यान रखना है एनसीटीई के बारे में। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, ठीक है ना। सीबीएसई का नाम सुने ही होंगे, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो देश का है ये प्रमुख शिक्षा बोर्ड है और इसके अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों का संचालन केंद्र सरकार करती है। यानी कि जो भी स्कूल है वो सीबीएसई के अंतर्गत आता है तो उसका संचालन कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। स्थापना इसका दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसका स्थापना जरूर से जरूर याद रखिएगा। 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई की स्थापना हुई थी, है ना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी कब? तो 3 नवंबर 1962 को। इसके अंतर्गत आने वाले सभी निजी यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं और पब्लिक स्कूल राजधानी दिल्ली से संचालित होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जिसमें जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना, या सरकारी स्कूल है, ये सभी जो संचालित होते हैं ये राजधानी दिल्ली से संचालित होते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में ही है। इसमें शिक्षा के 2 माध्यम है, एक तो हिंदी एवं अंग्रेजी है और इसका पाठ्यक्रम जो है वो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। यानी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें मैं भी पढ़ाता हूं आप सभी को, है ना, और एनसीईआरटी की पुस्तकें ही इसकी क्या है? सिलेबस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है दोस्तों कि भारत में उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण परीक्षाओं जैसे कि जो नीट की परीक्षा होती है, जी की परीक्षा होती है, ये सभी आयोजित होती है, जिसका जो पाठ्यक्रम है वो सीबीएसई की बोर्ड से जुड़ा होता है, इसीलिए इस बोर्ड को पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी माना जाता है। भारत के अंदर तथा बाहर के बहुत से निजी विद्यालय इससे जुड़े हुए हैं। इसकी प्रमुख उद्देश्य जो है वो शिक्षा संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली तरीके से लाभ पहुंचाना है तथा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये सारे इनके कार्य भी है, ध्यान रखना है सीबीएसई के बारे में। स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 में स्थापना हुई थी। इसमें जो पुस्तक चलता है वो एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में इसका मुख्यालय दोस्तों, वहीं से सारा स्कूल यहाँ से मतलब कि उसी से सब मतलब सारा काम वहीं से होता है, दिल्ली से ही होता है। इसमें 2 माध्यम में पढ़ाई होती है, एक तो हिंदी अंग्रेजी दोनों होती है पढ़ाई, है ना। तो सारे पॉइंट आपके है एग्जाम की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक है और यह देश की भौगोलिक सीमा से बाहर तक फैला हुआ है ना। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारत में ही है, भारत से अदर कंट्री में भी है, जैसे नेपाल में है ना। आगे कह रहा है कि अपने कार्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से निष्पादित करने तथा संबद्ध विद्यालयों के प्रति अधिक संवेदी होने के उद्देश्य से बोर्ड के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इसका ध्येय वाक्य असतो मां सद्गम्य, ये पॉइंट आपको काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसका ध्येय वाक्य है असतो मां सद्गम्य, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कि जो सीबीएसई का आखिर कार्य क्या है दोस्तों, है ना। इसके प्रमुख कार्य क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, आखिर सीबीएसई की जो स्थापना किया गया था तो इसका कौन कौन से कार्य है ये देखना बहुत जरूरी है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। कह रहा है कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में तीव्र विकास करना, संस्थानों में शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार लाना, 10वीं तथा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना। ये पॉइंट आपको छांटने के लिए दे सकता है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन से सीबीएसई के मुख्य उद्देश्य या कार्य नहीं है ना। तो इसी में से एक अलग पॉइंट दे देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10वीं का एग्जाम होता है, 12वीं का बोर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा से संबंधित शर्तों का निर्धारण करना, माध्यमिक स्तर तक संस्थाओं को मान्यता देना तथा संबद्ध विद्यालयों के सफल विद्यार्थियों को अर्हता प्रमाण पत्र भी प्रदान करना, ये सारे कार्य हैं इनके। उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना जिनकी माता स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत है। परीक्षाओं के लिए अनुदेश पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना तथा पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाए रखना। परीक्षाओं के प्रयोजन के लिए विद्यालयों को संबंध प्रदान करने तथा देश के शैक्षणिक प्रतिमानों को उच्च उठाने के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट है प्रशासन संबंधी दिन प्रतिदिन के मामलों, विद्यालयों से संपर्क, परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा उपरांत की व्यवस्था आदि सभी मामलों की देखरेख क्षेत्रीय कार्य द्वारा की जाती है। पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम
तैयार करना तथा वर्ष में 2 मुख्य परीक्षाओं को संचालित करना, जैसे एक तो 10th की और एक 12th की, है ना। तो ये 2 मुख्य परीक्षाएं भी लेती है आपको सीबीएसई। तो ये सारे प्रमुख कार्य थे, है ना। तो ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, जितना आपको बताया जा रहा है बस उतना आपको ध्यान रखना है कम से कम। अगला जो दोस्तों है वो है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। ठीक है, NIEPA, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान भारत में स्थित एक शोध केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एक शोध केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हुई थी और इस मंत्रालय से वित्त पोषित है ना। जो भी इसमें खर्च होती है वो सारे खर्च कहां से आता है, तो शिक्षा मंत्रालय से आता है। ठीक है, पूर्व में इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, अभी इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। आगे कह रहा है दोस्तों कि इसकी स्थापना आपको याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1962 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरवाइजर्स के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1962, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्थापना आपको काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आगे के वर्ष 1979 में यह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के रूप में नामित हुआ तथा वर्ष 2006 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जो अभी कार्यरत है। ठीक है, तो इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया दोस्तों, 2006 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि यह संस्थान जो है वो नीति निर्माण और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, शोध और विकास हेतु कार्यरत है। यह क्षमता विकास और शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन में सार्वजनिक एजेंसियों को सहयोग, जैसे शैक्षिक नीति, योजना एवं प्रशासन में MPhil, PhD कार्यक्रम के माध्यम से कुशल मेधाओं को निर्माण भी कर रहा है ना। तो उसमें भी योगदान इसका रहता है ना, जो लोग PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं। आगे है दोस्तों कि संस्थान में अत्याधुनिक ग्रंथालय है, जिसके उपयोग से शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन से संबंध विषयों के क्षेत्र में कार्य करने वाले इच्छुक शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। इसे ग्रंथालय में 60,000 से अधिक पुस्तकें हैं, यानी कि जो ग्रंथालय मतलब क्या हुआ, लाइब्रेरी, है ना। ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी, मतलब इसकी जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत ज़्यादा पुस्तकें हैं, 60,000 से अधिक पुस्तकें हैं। यह पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है, मतलब कि सारे ऑनलाइन है और यह इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ आधिकारिक रिपोर्ट, दस्तावेज और अन्य सरकारी प्रशासनों जैसे शासकीय राजपत्र, जनगणना रिपोर्ट, वर्ल्ड हैंडबुक, शैक्षिक सर्वेक्षण, पंचवर्षीय योजनाओं आदि का विशिष्ट संग्रह भी पाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रमुख विभाग एवं उनके कार्य। कह कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान में बेहतर शासन और प्रबंधन के लिए 8 विभाग तथा 2 केंद्र है। जी हाँ, यानी जो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान है दोस्तों, इसको बेहतर शासन के लिए इसमें 8 विभाग बनाया गया है और 2 केंद्र है, जिसका विवरण भी आपको नीचे दिया गया है। जैसे कि शैक्षिक योजना विभाग है ना, पहला है शैक्षिक योजना विभाग। यह क्या कार्य है, तो कह रहा है कि यह सभी स्तरों पर इनपुट प्रक्रियाओं और योजनाओं के उत्पादों का एकीकरण करता है। यह गरीबी कम करने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर की योजना तकनीकों के विकेंद्रीकरण और उपयोग को बढ़ावा देने पर विचार करता है। यह शिक्षा में निवेश की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल मैपिंग, माइक्रो प्लानिंग, स्कूल सुधार योजना को भी निर्धारित करता है। शिक्षा वित्त विभाग कह रहा है कि यह शिक्षा के आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर अनुसंधान का संचालन करता है तथा इसको बढ़ावा देता है। यह अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण शिक्षा के सार्वजनिक तथा निजी वित्त पोषण जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा विभाग। अगला है स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा विभाग। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि यह विभाग जो है दोस्तों वो स्कूली शिक्षा,
अनौपचारिक और वयस्क साक्षरता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित पाया जाता है। यह अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के संचालन के अलावा योजनाओं और नीतियों को तैयार करने तथा उसे लागू करने में राज्य और केंद्र सरकार को सहायता करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शैक्षिक प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली विभाग। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। शैक्षिक प्रशासन विभाग, शैक्षिक नीति विभाग, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, शिक्षा में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के केंद्र जैसे कि उच्च शिक्षा में नीति अनुसंधान केंद्र, स्कूल नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, तो ये सारे कुछ थे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसका आप ध्यान रखिएगा, इसके स्थापना वगैरह है ना, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है ना। और इसको डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में 2006 में मान्यता दिया गया था राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाएं और प्रशासन संस्थान को। ठीक है, और ये 2-4 पॉइंट जो आपको शुरू में बताया गया था है ना। तो ये देखिए मेन आज का ज़्यादा लंबा क्लास नहीं था, छोटा सा क्लास था आज है ना। आज इतना ही हम रहने देते हैं। अगले क्लास में हम इसका पूरा अभ्यास प्रश्न कर लेंगे है ना। बहुत सारा सवाल यहाँ पर इसमें बनाया हुआ है, उसके बाद इसका PDF भी आप लोग को हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लगभग इसमें 60 सवाल होगा दोस्तों। ठीक है, 60 से ज़्यादा ही सवाल होगा इसमें है ना। तो ये सारे आपको PDF मिल जाएगा आपको, और इसका आंसर भी आपको दे दिया गया है। ठीक है, आज एक छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं था है ना। तो यहाँ 2-3 चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक तो CBSE के बारे में जो बताया गया, NCTE के बारे में बताया गया आपको, और डाइट के बारे में बताया गया था, NCERT के बारे में बताया गया था, BBOS के बारे में बताया गया था, बिहार बोर्ड के बारे में बताया गया था, BRC के बारे में है ना, CRC के बारे में। ये सभी आपको पॉइंट आपको याद रखना है। PTEC के बारे में बताया गया था, डाइट के बारे में बताया गया था है ना। सभी के कार्य बता दिया गया, उसका क्या उद्देश्य है ना, क्यों उसकी स्थापना की गई थी। तो यही चीज़ आपको इस यूनिट में पढ़ना था, और अगले क्लास में हम इसका टेस्ट पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। इसमें आप लोग अगर कुछ अपना सुझाव भी देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर कार्य किया जाएगा है ना। सुझाव भी आप दीजिए, अगर सुझाव अच्छा होगा तो उस पर भी अमल किया जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग लाइक भी कर दीजिए है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ देखिएगा तो काम कैसे चलेगा है ना। थोड़ा सा हमारा भी भलाई कीजिए है ना। हम आप सभी के लिए इतना कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग अपने दोस्तों को शेयर तो कर सकते हैं। डेली आपकी जो क्लास होती है दोस्तों वो रात्रि में 9 बजे से, नया बैच आपकी शुरू हो रही है 1 तारीख से, और डेली जो क्लास होती है रात में 9 बजे से, जिसमें DLED और समान अध्ययन दोनों करवाया जाएगा। अभी जो बैच चल रहा है ये पुरानी बैच है ना, ये समाप्त हो जाएगा कुछ दिन में, और उसके बाद 1 तारीख से नया बैच आपकी शुरू हो जाएगी, जिसमें मात्र बहुत कम फी रखा गया है। और अभी ये ऑफर है, होली तक ये ऑफर रहेगा, और जब ये क्लास शुरू हो जाएगा दोस्तों तो इसका फी आपका बढ़ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें जुड़ जाइए। न्यू जो टीचर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 399 है ना, कुछ नहीं है, इतना कम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, जिसमें आपको समान अध्ययन भी होगा है ना, और DLED भी होगा पूरा। और जो ओल्ड टीचर अगर नया बैच में जुड़ना चाह रहे हैं कि उनको माने कि फिर से हम पढ़े, तो मात्र दोस्तों उनके लिए 201 रुपया है ना, कुछ नहीं है 201 रुपया है ना, इतना कम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये नंबर है हमारा फ़ोन पे, गूगल पे 7857824310, जहां आपको इस पर पे करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, और हमें इसी नंबर व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है तो भेज देना है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप जरूर भेज दीजिएगा ताकि पता चल सके कि आपने पेमेंट कर दिया है। फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पीछे जो क्लास हो गई है वो भी आपको मिल जाएगा, पुराना वाला भी मिल जाएगा। और जब नई क्लास शुरू होगी दोस्तों 1 तारीख से, तो फिर आपको मिलते रहेगा, अलग से उसमें चार्ज नहीं लगेगा। थैंक यू। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।